औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर lecture of standards for this week and this is the last week before final term exam। तो इस वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हमारे बच गए छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स उनको कंप्लीट कर लें। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था IS 23 बोरिंग कॉस्ट के हवाले से, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे IS 40। ये जो हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड पढ़ा था IS 23, वो जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे ही फ़ौरन आगे शुरू हो रहा है IS 40, ठीक है, इसी किताब के अंदर। तो इसलिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट आपने स्टैंडर्ड पढ़ा था उसी से अगला स्टैंडर्ड IS 40 है। तो आप उसी सफ़े के ऊपर आगे जाएंगे तो IS 40 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है। अच्छा, अब IS 40 जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को डील करता है, ठीक है। अच्छा, अभी डेफिनेशन पे हम नहीं जाते, हम पहले इसको समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है। देखें, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मार्केट, कोई इमारत, कोई भी ऐसी यूँ समझ लें कि लैंड के ऊपर तामीर की गई कोई चीज़, चाहे वो डबल स्टोरी हो, ट्रिपल स्टोरी हो, कोई प्लाज़ा हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, वो तमाम जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। भी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बैलेंस शीट देखें कंपनीज़ की तो उसके अंदर लैंड अलग लिखा हुआ होता है और बिल्डिंग अलग लिखा हुआ होता है, ठीक है। हालांकि है दोनों प्रॉपर्टी, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है। आपने देखा होगा कि आप लोग भी अक्सर अपने वालिदैन या आपके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो जो पैसा होता है उसको क्या करते हैं, ज़मीन लेकर डाल देते हैं और वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ रही होती है। तो जो चीज़ अपनी वैल्यू बढ़ा रही है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज थोड़ी करेंगे। डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही इसलिए होती है, इस मकसद के लिए होती है कि जो एसेट वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तेमाल होने की वजह से अपनी वैल्यू घटा रहा है, अपनी वैल्यू कम कर रहा है, उसकी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जो लैंड होती है उसकी तो वैल्यू बढ़ रही होती है, तो लिहाजा लैंड की कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। देयरफॉर लैंड इज़ कंसीडर्ड एज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। बहरहाल, लेकिन दोनों जो है लैंड और बिल्डिंग ये आती प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही है, प्रॉपर्टी होती है ये। अच्छा, अब वो एसेट में क्यों लिखी जाती है? तो एसेट में इसलिए लिखी जाती है कि कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको यूज़ कर रही होती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, कोई प्लांट लगाया हुआ है, कोई यूनिट है उसका, तो कंपनी ने उसको क्या किया हुआ है, वहाँ पे कोई जगह ली हुई है, उस पे ऊपर कोई बिल्डिंग तामीर की हुई है, वहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, मशीनें हैं। अच्छा, इसी तरह कंपनी का हो सकता है कोई ऑफिस हो, जैसे कि अगर आप महमूद टेक्सटाइल में देखें तो महमूद टेक्सटाइल का ऑफिस जो है वो घंटा घर में है, वो जो फूड फेस्टिवल के प्लाजे के से थोड़ा सा आगे है महमूद टेक्सटाइल का ऑफिस है। वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है सारा, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठता है सारा, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, ठीक है। और जो फैक्ट्री है वो है वहाँ पर उनकी कबीर वाला साइड पर और मखदूम रशीद, इन जगहों पर उनके यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिट जहाँ पे उनके वहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो एरिया उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो भी उनकी लैंड। तो बहरहाल वो दोनों जो है वो कंपनी के चूँकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ हो रही हैं, उनका जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसके अंदर लैंड और प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए उसको एसेट में लिखा जाता है और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, जैसे हमने महमूद टेक्सटाइल मिल की मिसाल ली, वो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ले जो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो इस्तेमाल ना हो रही हो, यानी इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है महमूद टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल बनाना, ठीक है, वीविंग होगा, स्पिनिंग होगा, ठीक है, जो जिनिंग होते हैं, जिनिंग सेक्टर, वहाँ से जो है वो उनके पास यॉर्न आ जाता है, ठीक है, यॉर्न बनता है और वीविंग में जो है फिर वो कपड़ा बनता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कपड़ा निकल के आगे जाता है। तो इनका असल काम ये है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। लेकिन महमूद टेक्सटाइल वालों ने एक प्लॉट लिया इन्वेस्टमेंट की गर्ज से। इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि वो उसे रखेंगे और जब कीमत बढ़ जाएगी तो सेल कर देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि वो जो आपने लैंड लिया है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है वक्त के साथ साथ, उसे कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए लिया और साथ साथ उसको रेंट पे भी दे दिया। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी ज़मीन थी प्लाजे के सामने, जैसे खान सेंटर है, खान प्लाजा है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, यूनाइटेड मॉल है, चैनवन टावर है, वगैरह वगैरह।
इनके साथ कोई बहुत बड़ी जगह थी, अब वो कंपनी ने ले ली, उसके ऊपर कंपनी का ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो रहा। वो जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो जो लैंड है या कोई बिल्डिंग है, वो कंपनी के ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, लेकिन वो उसने वैसे लेकर डाल दी है कि कोई इसको रेंट पे दे देगा, कोई अगर ले लेता है तो कंपनी उसको, मेमू टेक्सटाइल मिल उसको रेंट पे दे देगी। प्लाजे वालों ने बात की उस ज़मीन के मुतालिक मेमू टेक्सटाइल मिल वालों से कि आप ये ज़मीन हमें दे दें, हम इसके ऊपर अपनी पार्किंग करेंगे और जो रेंट होगा वो हम आपको दे दिया करेंगे। मुआहदा तय पा गया, हर महीने मेमू टेक्सटाइल मिल को रेंटल्स आ रहे हैं, ठीक है, और वक्त गुजरने के साथ साथ उस ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो देखिए दोनों पर्पज़ हो गए, रेंटल्स भी हो गया और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गई। अब मेमू टेक्सटाइल मिल का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टेक्सटाइल से रिलेटेड है। वो ज़मीन जो उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ली है कि उसकी कीमत बढ़ जाए, और उसको आर्जी तौर के ऊपर रेंट के लिए भी दिया हुआ है, यानी प्लाजे वालों को कि वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह उस पर खड़ी कर सकें, तो लिहाजा वो लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके ऊपर IAS 16 अप्लाई नहीं होगा बल्कि IAS 40 अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी जो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ होती है। तो दिस इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगी। इज़ द लैंड और अ बिल्डिंग, ठीक है, लैंड भी हो सकती है या बिल्डिंग भी हो सकती है। हेल्ड टू अर्न रेंटल्स, अगर वो हेल्ड की जाए दो पर्पज़ के लिए, पहला पर्पज़ क्या है, टू अर्न रेंटल्स, कि उससे रेंट लिया जाए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, या सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जाए, उसको उससे रेंटल तो नहीं आ रहे लेकिन उसने लेकर डाल दी है कंपनी ने कि उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या बहुत, या दोनों काम हो रहे हैं, रेंटल्स भी आ रहे हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रादर देन, बजाय इसके कि वो यूज़ की जाए इन द एंटिटी और फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल में आने के बजाय वो कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल्स के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली, अच्छा, अब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन, अगर कोई ओनर की ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ओनर की जाती, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, गैप्स पढ़े होंगे आपने। एक गैप है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें हम क्या कहते हैं, बिजनेस इज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ इट्स ओनर, ओनर के ज़ाती मामलात से एक अलग चीज़ है पर्सन, यानी बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है वो तो ओनर की ऑक्युपाइड है ना, ओनर की ज़ाती, अगर कोई बिजनेस है, अब जिस तरह मियाँ साहिबान है यहाँ पे मेमू टेक्सटाइल में, उनकी अपनी जो ज़ाती ज़मीन होगी वो IAS 40 पे नहीं आएगी, बेशक उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ली हुई है, वो तो उनका पर्सनल है ना। बिजनेस की जो ज़मीन जो बिजनेस के नाम पे खरीदी गई है और बिजनेस के अकाउंट से पैसे दिए गए होंगे और वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदी गई होगी ज़मीन, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी और उसके ऊपर IAS 40 अप्लाई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि उसको, उसकी फिर वैल्यूएशन कैसी होगी, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा, उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी वैल्यू उसका। पहली बात तो ये कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज़ की जाएगी, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ठीक है, उसको कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एट कॉस्ट पे। मिसाल के तौर पे लैंड ली गई 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है, बैलेंस शीट में, और उसको अलग से मेंशन किया जाता है, नोट्स में लिखा जाता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतनी है, ठीक है। अच्छा, आगे IAS 40 देन गिव्स, IAS 40 देन गिव्स अ चॉइस बिटवीन द फॉलोइंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस है कि उस प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, इन दो मेथड में से किसी भी एक मेथड के ऊपर क्या करे, इवेल्युएट कर ले। इवेल्युएट से क्या मुराद है, उसकी जो है वो हर साल के आखिर में जो उसकी हर साल के आखिर में उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो इन दो मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर ले, ठीक है। अच्छा, अब जो भी मेथड चूज़ किया जाएगा वो उस से रिलेटेड तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वंस द मॉडल इज चूजन इट शुड बी यूज फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कंपनी ने 3 जगह ज़मीन ली इन्वेस्टमेंट के लिए, एक के ऊपर कॉस्ट मॉडल यूज़ हो रहा है, एक के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा है, तीसरी के ऊपर फिर कॉस्ट मॉडल यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो भी एक मेथड चूज़ किया जाएगा इट शुड बी अप्लाइड ऑन ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट मॉडल क्या है। कॉस्ट मॉडल ये है, कॉस्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ किया जाएगा तो हर साल के आखिर में जो
उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी, उसकी जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो ली जाएगी कॉस्ट मॉडल के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट मॉडल क्या है? वही मॉडल के जो IAS 16 के अंदर बताया हुआ है। IAS 16 हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का। तो IAS 16 के अंदर जो कॉस्ट मॉडल जो बताया है वही यूज़ किया जाएगा। क्या भला हमने क्या पढ़ा था IAS 16 के अंदर? एसेट जो है वो डेप्रिशिएट किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उसी एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, वो माइनस की जाती है। बिल्कुल IAS 16 में जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी। ठीक है, द प्रॉपर्टी विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट कॉस्ट लेस अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वही जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे हर एसेट को बैलेंस शीट के अंदर कैसे लिखा जाता है, उस एसेट का नाम, आगे उसकी अमाउंट, लेस अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर उस नीचे क्या लिखी जाती है, उसकी नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉस्ट मॉडल। ठीक है, जिसमें IAS 16 के में बताए गए रूल्स के तहत एसेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल में हम ये कहते हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर एसेट इज़ वैल्यू टू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के आखिर में एसेट को रिवैल्यू किया जाएगा फेयर वैल्यू के ऊपर। फेयर वैल्यू क्या होती है? सिंपल मार्केट वैल्यू। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले कॉस्ट मॉडल के अंदर हर साल के आखिर में एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, और जितना वो यूज़ हो गया था उस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम कॉस्ट माइनस अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके और उसकी नेट बुक वैल्यू बैलेंस शीट में लिख रहे थे। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम हर साल के आखिर में देखेंगे कि इस एसेट की इस वक्त वैल्यू कितनी है, जिस कंडीशन में वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एसेट यूज़ हो रहा है ना, बिल्डिंग है, बिल्डिंग यूज़ हो रही है, हर साल के आखिर में देखा जाएगा कि इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, एसेट इज़ रिवैल्यू टू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के आखिर में उसकी फेयर वैल्यू मालूम की जाएगी, उसे रिवैल्यू किया जाएगा। अब हो सकता है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो बिल्डिंग जो है वो अब जिस तरह डेप्रिशिएट हो रही है, या लैंड है वो एप्रिशिएट हो रही है, अब कीमत बढ़ भी रही होगी, घट भी रही होगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो उसमें कुछ गेन भी होगा और लॉस भी होगा। तो अगर गेन और लॉस दोनों में से जो भी होता है उसको डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बना दिया जाएगा। वो इनकम स्टेटमेंट में चला वो लॉस चार्ज हो जाएगा। अगर कमी हुई है और अगर इजाफा हुआ है तो वो गेन चला जाएगा। और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी एसेट की। ठीक है, क्यों? वो इसलिए चार्ज नहीं की जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग है वो तो डेप्रिशिएट तो हो रही है। तो असल में फेयर वैल्यू मॉडल जो है, जो इसमें हम कहते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको रिवैल्यू किया जाएगा, बेसिकली इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। कैसे भला? मिसाल के तौर पे एक इस बिल्डिंग को 1 साल के बाद देखा गया कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, ज़ाहिर बात है इस्तेमाल हुई बिल्डिंग, अब एक बिल्डिंग नहीं बनी है, 1 साल इस्तेमाल होने के बाद उसकी वैल्यू वही तो नहीं रहेगी ना। उसके अंदर काम हुआ होगा, वो इस्तेमाल हुई होगी, वो पेंट वगैरह हर चीज़ कुछ ना कुछ यूज़ हो जाती है। तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू बिल्डिंग की थोड़ी कम हो गई होगी। अब क्या होगा? उसकी वैल्यू जितनी कम हुई है, मिसाल के तौर पे वो 10 लाख की थी प्रॉपर्टी। ठीक है, या आप यूँ समझ लें कि वो बिल्डिंग 10 लाख की थी, वो 50,000 उसकी वैल्यू गिर गई, तो उसको बिल्डिंग को कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा? 9,50,000। और जो लॉस है वो कहाँ चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। ये बेसिकली वही है कि जैसे बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ चले जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं किया, वो लॉस चला गया। तो बेसिकली अमाउंट वो इनकम स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन की थी उसी अमाउंट के बराबर वो लॉस इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो चुका है। ठीक है, वो लॉस जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है डेप्रिसिएशन को, और वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो गया, और एसेट भी अपनी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे मालूम की जाएगी? इज़ नॉर्मली इस्टेब्लिश्ड बाय रेफरेंस टू द करंट प्राइसेस ऑन एन एक्टिव मार्केट। पहली बात तो ये कि ये देखा जाएगा कि वो जो फेयर वैल्यू मालूम कैसे की जाएगी, वो जो बिल्डिंग है ना वो उसी लोकेशन के अंदर, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, अब वो एक मुल्तान में मिसाल के तौर पे BZD वाली साइड में एक बिल्डिंग है। अब देखा जाएगा कि उसी लोकेशन के अंदर उस कंडीशन में और जितनी बिल्डिंग्स हैं उनकी इस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी है। उसी लोकेशन, सेम लोकेशन एंड कंडीशन, उस लोकेशन के अंदर देखा जाएगा कि इसी कंडीशन से रिलेटेड और बिल्डिंग उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। और एक्टिव मार्केट में देखा जाएगा, एक्टिव मार्केट से क्या मुराद है? वो मार्केट जहाँ पे एक्टिवली परचेज और सेल होती है गुड्स की। ठीक है,
तो वहाँ देखा जाएगा कि इसी कंडीशन के अंदर और बिल्डिंग्स का क्या रेट है, वही रेट जो है उसका लगा दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का अगर आप देखेंगे जो बिजड़ी वाली साइड पे वो बिल्डिंग जो है वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है, और आप मालूम करने चले जाएँ या कंपनी मालूम करने चली जाए कैंट के अंदर, तो कैंट के अंदर तो रेट ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है। ठीक है, हुसैनागाई है या हुसैनागाई के अंदर जो अंदरून का इलाका है वहाँ पे रेंट कम है लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बहुत है। तो कैंट के एरिए में या जो है वो मिसाल के तौर पे डीएचए वाली साइड पे या उन जगहों पे ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस हिसाब से नहीं होगा, उसी लोकेशन के अंदर देखा जाएगा कि इससे रिलेटेड और बिल्डिंग इसी कंडीशन में जो है उनकी वैल्यू कितनी है, तो उस लिहाज से उसको वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली IS 40। ठीक है, एक हम छोटा सा वो करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ जी, ये इलस्ट्रेशन 7 हम देखते हैं। सेलन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, परचेजेस अ प्रॉपर्टी फॉर $1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। उसने जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज़ की जिसकी कुल मालियत $1 मिलियन थी, जो 1 जनवरी 2001 को परचेज़ की। किस पर्पज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। लैंड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इज़ बिलीव टू बी 4 लाख। लैंड कितने की है? 4 लाख की। तो ज़ाहिर बात है जब लैंड 4 लाख की होगी तो फिर बिल्डिंग कितने की होगी? सॉरी, हाँ जी, 4 लाख की जब लैंड है तो 6 लाख की जो है वो बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड द बिल्डिंग एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल लाइफ ऑफ, और उसकी ईयर कितनी है, यानी उसकी लाइफ कितनी है? 50 ईयर्स। At 31st December 2001, local property indices suggest that the fair value for the property has risen to $1.1 million, यानी $1.1 million। जो लोकल प्रॉपर्टी के जो इंडाइसिस हैं, जो उसकी स्टेटिस्टिकल फिगर्स हैं, वो ये बताती हैं कि इसी तरह की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है और वो बढ़ के $1 मिलियन से बढ़ के $1.1 मिलियन हो गई है। ठीक है, एक साल के अरसे में। शो हाउ द प्रॉपर्टी वुड बी प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 को प्रॉपर्टी कैसे शो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इफ़ जो अगर सीलन अडॉप्ट्स, अगर सीलन जो है वो अडॉप्ट करता है क्या? कॉस्ट मॉडल, और या अगर वो कॉस्ट मॉडल यूज़ नहीं करता तो कौन सा मॉडल यूज़ करता है? फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, वेरी सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं है इसकी, सिंपल सी बात है। कॉस्ट मॉडल हमने कहा अगर यूज़ करेगी कंपनी तो क्या करेगी? साल के आखिर के अंदर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, डिप्रिसिएशन कितनी बनती है? अब देखें कुल मालियत कितनी है? $1 मिलियन। लैंड कितनी है उसमें? 4 मिलियन की, सॉरी 4 लाख की। अब 4 लाख की जो लैंड है उसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी ना, मैं आपको बता चुका हूँ लैंड इज़ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, तो लिहाजा लैंड के ऊपर चार्ज नहीं होगी। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगी? बिल्डिंग के ऊपर। उसकी मालियत कितनी है? 6 लाख रुपये। तो 6 लाख है बिल्डिंग की मालियत और 50 लाख उसकी लाइफ है। तो अगर आप 6 लाख को 50 के ऊपर डिवाइड करें तो एक साल की डिप्रिसिएशन कितनी निकलती है? 12,000। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है, मैं भी कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल के तहत हमने कहा था कि प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मली डिप्रिशिएट होगी और रिकॉर्ड की जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे IAS 16 में हम करते हैं। तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना जाएगा? ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ अ बिल्डिंग $12,000। ठीक है, और दूसरी तरफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यानी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी को कैसे शो किया जाएगा? सिंपल, टोटल कितनी है उसकी प्रॉपर्टी की मालियत? 1 मिलियन माइनस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है? 12,000, तो $9,88,000 के ऊपर वो शो हो जाएगी। वेरी सिंपल, जैसे हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते नहीं है, प्लांट इक्विपमेंट उनकी मालियत, नीचे लेस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट उसकी वैल्यू। ठीक है, और फिर आगे उनकी नेट बुक वैल्यू लिख देते हैं। इसी तरह नेट बुक वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी शो होगी? 1 लाख माइनस 12,000, तो $9,88,000। ठीक है, अच्छा बी भी आते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, ये उससे भी आसान है। फेयर वैल्यू मॉडल में हम क्या कहते हैं? सिंपल, आप प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी उस वैल्यू पे जो उसकी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मार्केट वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है? $1.1। ठीक है, $1.1 मिलियन, तो $1.1 मिलियन सिंपल बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी 31 दिसंबर 2001 की, वो अब $1.1 मिलियन होगी। वेरी सिंपल। अच्छा अब देखें
1 जनवरी को रिकॉर्ड की गई थी 1 मिलियन पे, 31 दिसंबर को क्लोजिंग के बाद उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 1.1 मिलियन डॉलर के ऊपर। तो इसका मतलब ये कि 0.1 मिलियन डॉलर उसमें इजाफा हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो इजाफा कहाँ जाएगा, वो बेसिकली कंपनी को इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, कंपनी को बेसिकली उसके ऊपर इनकम मौसूल हो रही है, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है ना, गेन हो रहा है एक तरीके से, आप गेन कह लें, ठीक है। कितना, 0.1 मिलियन डॉलर का। तो 0.1 मिलियन डॉलर जो है वो जो कि गेन है, तो गेन कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में, तो इनकम स्टेटमेंट में वो गेन चला जाएगा 0.1 मिलियन डॉलर, ठीक है। और इसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वेरी सिंपल, बिल्कुल जो पहले मेथड बताए थे उन्हीं मेथड के तहत हमने सवाल को हल कर लिया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो ये हमारा यहाँ पे आके स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। तो अगला स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं इस नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल। जी, ये IFRS 5 नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इसको हम देखते हैं। ये जो IFRS 5 है ये दो चीज़ों को डील करता है, एक नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल, एक तो ये हो गया, और दूसरा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये दो चीज़ें हैं जिनको IFRS 5 डील करता है। हम इसमें सिर्फ नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल का पढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा और हमने नहीं पढ़ना, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं पढ़ना हमने। उसकी वजह ये है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है वो थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम सेमेस्टर के मिड के अंदर होते हैं ना, ये शुरू में होते हैं, फिर हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए फिलहाल मैंने इसको स्किप कर दिया है। नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं IFRS 5 क्या कहता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 5 आर टू सेट आउट, क्या ऑब्जेक्टिव है IFRS 5 के, दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव है कि नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल के मुतालिक बताना, इसने सारा बताया हुआ है कि वो एसिड्स नॉन करेंट एसिड्स जो हेल्ड फॉर सेल हैं, जिनको बस अब जो अब सेल के लिए हेल्ड फॉर सेल हो चुके हैं, यानी अवेलेबल फॉर सेल हैं या फॉर सेल हैं एक तरीके से। और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस कंपनी के जो डिसकंटिन्यू अब कंपनी ने करने, अब उनको कंटिन्यू नहीं करना, तो उसके मुतालिक जो है वो ये IFRS 5 हमें बताता है। हम एक ही ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं कि ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल। ये हमें IFRS 5 क्या बताता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि किन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाएगी, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन की जाएगी किन की, नॉन करेंट एसिड्स की, कि जो हेल्ड फॉर सेल हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं ना, देखें अब मिसाल के तौर पे 20 साल थी लाइफ एक किसी बिल्डिंग की, या कोई बहुत बड़ी कोई मशीनरी है उसकी लाइफ कितनी है, मिसाल के तौर के ऊपर 20 साल 30 साल। अब 30 साल के बाद अपनी लाइफ मुकम्मल कर ली है, वो हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है। अब उसको जो है वो सेल करना है। अब उसके मुतालिक जो IFRS 5 है वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि उसके उस ऐसे एसिड को जब हेल्ड फॉर सेल है, लाइफ पूरी कर चुका है, अब उसे मार्केट में सेल करना है, उसके मुतालिक क्या गाइडलाइंस हैं वो हमें बताता है IFRS 5, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरे को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इट इज़ रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड वी आर स्किपिंग दिस टॉपिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, अ नॉन करेंट एसिड शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल की वो बता रहे क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्या कहता है कि नॉन करेंट एसिड शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। किसी भी नॉन करेंट एसिड को क्लासीफाई कर दिया जाएगा या उसको समझें टाइटल दे दिया जाएगा या अब वो कहलाएगा हेल्ड फॉर सेल कब, इफ़ इट्स कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट बेसिकली कैरिंग वैल्यू आप कह लें। कैरिंग वैल्यू क्या होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू, ये तीन नाम है। मैंने पहले भी शायद लेक्चर में कभी बताया था कि रिटर्न डाउन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, ये एक ही चीज़ के तीन नाम है। अगर उसकी कैरिंग वैल्यू यानी नेट बुक वैल्यू विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल्स ट्रांजेक्शन, अगर वो रिकवर हो जाए, मिसाल के तौर पे एक एसिड की जो है ना एसिड परचेज किया गया था $10 लाख का, ठीक है। अब उसकी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद उसकी नेट बुक वैल्यू बचती है सिर्फ $50,000। तो अगर हम ये कह रहे हो नेट बुक वैल्यू जो है उसकी $50,000, वो उसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर हो जाएगी इसको सेल करने से, यानी अगर उसे मार्केट में सेल किया जाए तो वो उतने का ही सेल हो जाए, वो आराम से रिकवर हो जाए वो अमाउंट नेट बुक वैल्यू, या उतने का सेल हो जाए या उससे ज़्यादा का सेल हो जाए जो उसकी नेट बुक वैल्यू बनती है। यानी $50,000 का अगर वो सेल हो सकता है एसिड या उससे ज़्यादा का,
तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल और उसके ऊपर IFRS 5 उस एसेट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, थ्रू आ सेल्स ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन के जरिए, रादर देन थ्रू कॉन्टिन्यूइंग यूज़, उसको यूज़ कर मुस्तकिल यूज़ करने की वजह से नहीं। मिसाल के तौर पे एक एसेट था, वो इनकम जनरेट कर रहा था, ठीक है, यूनिट्स बनते थे और कंपनी सेल करती थी। कंपनी ने उसकी लाइफ पूरी हो जाने के बाद उसको सेल नहीं किया, ठीक है, और उसकी नेटबुक वैल्यू जितनी बनती थी, मिसाल के तौर पे हम इसी में ये मिसाल ले लें $50,000, तो कंपनी ने उससे यूनिट्स बनाए और उसे यूनिट्स बनाने के बाद उसको सेल किया और वो $50,000 कमा लिया या उससे ज़्यादा, तो वो हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यू यूज़ होता रहा ना, कॉन्टीन्यूसली यूज़ होता रहा, तो इसलिए वो एसेट के जिसको सेल करने पर उसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर हो जाए वो IFRS 5 के तहत हेल्ड फॉर सेल कहलाया जाएगा। फॉर दिस टू बी द केस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट अप्लाई। अब वो कह रहा है कि फॉर दिस टू बी द केस द फॉलोइंग, हाँ जी, वो कह रहा है कि ये एसेट हेल्ड फॉर सेल के लिए फॉलोइंग कंडीशंस लाजमी है कि वो ज़रूरी हैं कि वो पूरी होती हों। द एसेट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। एसेट जो है वो अपनी मौजूदा हालत के अंदर फौरी तौर के ऊपर इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, यानी वो फौरी तौर के ऊपर इस कंडीशन में हो कि वो उसे फौरी तौर के ऊपर सेल किया जा सके, तभी उसे हेल्ड फॉर सेल कहेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह मशीनरी या प्लांट है, वो जो है वो ज़मीनों के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं, वो दूसरी मशीनों के साथ अटैच होते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो उसे जो है वो असेंबल्ड हुए होते हैं, तो उसे अनअसेंबल करने के लिए 1 महीने 2 महीने चाहिए हों, तो जब वो बिल्कुल अपनी मौजूदा हालत के अंदर सेल काबिल फ़रोख्त हालत में होगा तो हम उसे हेल्ड फॉर सेल कहेंगे। द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, यानी उसकी सेल भी हाईली प्रोबेबल हो, पता चले कि वो एसिड अब सेल ही नहीं होता मार्केट के अंदर। क्या मतलब? मीनिंग डैट मैनेजमेंट आर कमिटेड टू प्लान टू सेल द एसिड, मैनेजमेंट जो है वो पूरी तौर पे कमिटेड हो, उसका प्लान हो कि वो उस एसिड को सेल कर देगी, और देयर इज एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर, और उसको बायर को तलाश करने का भी कोई ना कोई एक्टिव प्रोग्राम पहले से कंपनी ने बनाया हुआ हो, ठीक है। एंड द एसिड इज़ बीइंग एक्टिवली मार्केट, और वो एसिड जो है उसकी कोई एक्टिव मार्केट भी हो। एक्टिव मार्केट से क्या मुराद है? जहाँ पे उसकी उसी तरह के और एसिड्स की खरीदो फरोख्त भी होती हो। जैसे कि आप देखें मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, इनकी एक्टिवली मार्केट अवेलेबल होती है, ये सेकंड हैंड भी सेल हो जाती हैं, ठीक है, तो इनकी एक्टिव मार्केट होती है। तो इसी तरह उस एसिड की भी एक्टिव मार्केट हो, तभी तो वो सेल होगा। हेल्ड फॉर सेल तो कर दी है, पता चला कि मार्केट ही नहीं है उसकी, तो ऐसे एसिड को हेल्ड फॉर सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं जिसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। नंबर 3, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीट विद इन 12 मंथ ऑफ इस क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल। वो एसिड जिसको हेल्ड फॉर सेल किया है, डिक्लेयर किया है, वो हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर होने के 12 माह के अंदर अंदर फ़रोख्त भी हो जाए, ठीक है, वो मुतवक्के हो, ये बात मुतवक्के हो कि वो अपने 12 माह के अंदर वो सेल हो जाएगा। एंड इट इज़ अनलाइकली दैट द प्लेन विल बी सिग्निफिकेंटली चेंज और इट विल बी विदड्रॉन, और इस बात का बिल्कुल इम्कान जो है वो मुमकिन इम्कान ना हो कि कंपनी का सेल करने का प्लान या तो चेंज हो जाएगा या वो विड्रॉ हो जाएगी कंपनी। पूरा पक्का प्लान हो कंपनी को सेल करने का, तब वो हेल्ड फॉर सेल उसे डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल। अब जो नॉन करंट एसिड हेल्ड फॉर सेल होते हैं उनकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, ठीक है, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा अगर बीच में इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, और उनकी क्या अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। नॉन करंट एसिड्स दैट क्वालिफाई एज हेल्ड फॉर सेल शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ, जो भी नॉन करंट एसिड्स जो क्वालिफाई कर जाएं हेल्ड फॉर सेल के लिए, यानी अब वो सेल होने करने की जो शराइत हैं उनके ऊपर पूरा उतर जाएं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो नीचे कंडीशंस आ रही हैं ना दो, इनमें से उस कंडीशन पर जिस पे उनकी वैल्यू कम से कम आ रही हो, ठीक है, यानी जो नीचे दो कंडीशन है ना, द कैरिंग वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों पे देखा जाएगा कि इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है, तो उस पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन सी है वो? देयर कैरिंग अमाउंट, या तो उनकी कैरिंग अमाउंट देख ली जाएगी, कॉस्ट माइनस अकाउंट डेप्रिसिएशन वो कम है, या उनकी मार्केट वैल्यू माइनस उसको बेचने का खर्चा, कॉस्ट टू सेल, यानी मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, उसमें से उसको बेचने का खर्चे से क्या मुराद है? फैक्ट्री से लेकर मार्केट पर लेके जाने का लोडर का खर्चा भी तो होगा, फिर बीच में कोई एजेंट होगा वो भी तो कमीशन ले रहा होगा कि मैं आपको सेल करवा देता हूँ, 4, 5, 10% उसको भी देना होगा। तो ये तमाम कॉस्ट टू सेल उसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू कम होगी उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा एसिड, ठीक है। अच्छा, अब held for sale non-current assets should be presented separately on the statement
ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहली बात तो ये कि इनको हेल्ड फॉर सेल एसिड जो होते हैं ना, इनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर नॉन करेंट एसिड जब लिखे जाते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर, तो वहाँ पे सेपरेटली डिक्लेयर करना होता है, लिखना होता है कि ये एसिड्स हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या है, नॉट डेप्रिशिएटेड। इनकी डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा कि कैरिंग वैल्यू कम है या फेयर वैल्यू, इन दोनों में से जो कम होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो जो कमी वाला इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो समझें कि इसे डेप्रिशिएट ही हो गया एक तरीके से, तो इसलिए मज़ीद दूसरी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी जो है वो किसी एसिड को उसकी लाइफ मुकम्मल होने से पहले भी सेल करने का प्लान बना ले, उससे नई टेक्नोलॉजी आ गई, एसिड की तो लाइफ अभी 10 साल थी, 7 साल बाद पता चला कि उससे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिससे प्रोडक्शन भी अच्छी होती है और जिससे पैसे भी बहुत अच्छे आते हैं और ख़र्चा भी कम होता है और टेक्नोलॉजी भी देर पाए। तो ऐसी मशीनरी को रिप्लेस करना होगा तो लाइफ तो पूरी नहीं की उसने, लेकिन उसको हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर करके सेल कर देगी कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी क्योंकि लोअर ऑफ होने की वजह से उसको उसका जो इफेक्ट है कम के ऊपर रिकॉर्ड होने की वजह से वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑटोमेटिकली इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें से। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। ठीक है, ये जो नॉन करेंट एसिड्स हेल्ड फॉर सेल वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। एक छोटे से इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है, बहुत ईजी है, वो तो देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी को माइकल कंपनी बॉट अ चिकन प्रोसेसिंग मशीन फॉर $20,000। वो जो कंपनी है ना, जो भी है माइकल की, उसने एक चिकन प्रोसेसिंग मशीन ख़रीदी। कितने की? $20,000 की। 1 जनवरी को मशीन ख़रीदी गई, चिकन प्रोसेसिंग मशीन $20,000 की। यूज़फुल लाइफ उसकी 10 साल है और उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, $20,000 की 1 जनवरी को मशीन ख़रीदी, 10 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ है। 31 दिसंबर 2002 को, यानी 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स एसिड मिचेल कंपनी डिसाइडेड टू सेल द मशीन एंड स्टार्ट एक्शन टू लोकेट अ बायर। उसने फैसला कर लिया कि वो मशीन को 2 सालों के बाद उसने फैसला किया कि वो मशीन को बेच देंगे। ठीक है, बल्कि ऑन 31 दिसंबर 2002, यानी 31 दिसंबर के दिन उसने फैसला किया। द मशीन्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, सो कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट दैट द मशीन विल बी सोल्ड फेयरली क्विकली। मशीन जो है वो पहले इन शॉर्ट सप्लाई है, तो उसे यकीन है कि वो जो ये मशीन जो है वो बहुत जल्दी बिक जाएगी। इट्स करंट मार्केट वैल्यू उसकी करंट मार्केट वैल्यू $15,000 है एंड इट विल कॉस्ट $500 टू डिसमेंटल द मशीन एंड मेक इट अवेलेबल टू द परचेजर। उसकी करंट मार्केट वैल्यू $15,000 है और उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं बेसिकली, कि मशीन को उसकी जाए वक़ुआ से उठाकर, यानी एग्जिस्टेंस प्लेस से उठाकर, फैक्ट्री से उठाकर परचेजर तक पहुंचाने की कॉस्ट कितनी है? $500 है। एट वट वैल्यू शुड बी मशीन स्टेटमेंट माइकल कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर 2002 में, चूँकि अब 31 दिसंबर 2002 को वो डिक्लेयर हो चुका है एसिड हेल्ड फॉर सेल, तो वो किस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ये मैंने लिख दिया है, इसको रिकवरेबल अमाउंट भी कहते हैं। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इनमें से जो लोअर होगी। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, आप पहले कैरिंग वैल्यू मालूम कर लें, फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल देख लें, दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, अच्छा कैरिंग वैल्यू कितनी अमाउंट बनती है? कैरिंग वैल्यू से क्या मुराद है? नेट बुक वैल्यू, यानी टोटल कॉस्ट माइनस अकाउंटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? $20,000। ठीक है, और 2 साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? ज़रा $20,000 को डिवाइड करें आप इसके ऊपर भला, उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो कितनी बनती है? वो बनती है $20,000 डिवाइड बाई 10, 2000 एक साल के। तो 2 सालों के कितने होंगे? 2 सालों के होंगे 4000। ठीक है, तो उसकी 4000 डेप्रिसिएशन होगी 2 सालों की, तो उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 माइनस 4000, $16,000। वेरी सिंपल। तो कैरिंग वैल्यू तो हो गई $16,000। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी बनती है। वो कितनी है? वो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी है? $15,000, यानी मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट टू सेल कितनी है? $500। तो $15,000 माइनस $500 कितने बनते हैं? आंसर क्या आता है? 14,500।
तो ये कैरिंग वैल्यू कितनी है, 16,000, और मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल यानी रिकवरेबल अमाउंट कितनी बनती है, 14,500। तो कौन सी कम है, रिकवरेबल अमाउंट 14,500, तो 14,500 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 14,500 इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरिंग वैल्यू उसकी रिकॉर्ड्स में कितनी शो हो रही है, 16,000 के, ये एसेट जो है वो 16,000 का है, आप उसे कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 14,500 पे। तो असल में अब बात यह है कि कितना कम पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये बताएं ज़रा। 16,000 माइनस 14,500, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, $1,500। ठीक है, $1,500 के ऊपर कम पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ ये सिचुएशन जो है वो ये है कि कैरिंग वैल्यू इज़ लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कैरिंग वैल्यू इज़ लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट, तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कैरिंग वैल्यू कम हो रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है, यानी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से, तो जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एसिड जो है वो इम्पेयर्ड हो गया, इम्पेयर्ड, IMPAIRED, इम्पेयर्ड लॉस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, देखें जी, यहाँ मैंने लिख दी है कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है। इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो अमाउंट जिससे, जितनी अमाउंट से कैरिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से। तो देखें, कैरिंग वैल्यू जो है वो 16,000 थी और रिकवरेबल अमाउंट थी 14,500, तो कितनी अमाउंट से कैरिंग वैल्यू ज़्यादा थी, वो 1,500। ठीक है, तो $1,500 जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा और वो इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो कैरिंग वैल्यू है वो तो 1,500 आ रही है ना, सॉरी 16,000 आ रही है ना, तो 16,000 को में से 14,500 पे तो रिकॉर्ड कर लिया, बाकी 1,500 को डिफरेंस कहाँ डालेंगे, उस डिफरेंस को इनकम स्टेटमेंट में एज अ इम्पेयरमेंट लॉस भेज जाएगा, इस तरह वो एडजस्ट होगा 1,500 का डिफरेंस। तो याद रखिएगा कि इम्पेयरमेंट लॉस वो अमाउंट होती है जिससे कैरिंग अमाउंट जो है वो कम हो, वो ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, आगे डिस्काउंटेड ऑपरेशन शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, अगर कभी नेक्स्ट टाइम कोई मौका लगा तो फिर हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है वो ये जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है इसका नाम है IFRS 5। इसमें सिर्फ आपने करना है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल वाला पोर्शन। ठीक है जी, तो आप इसको सुने, क्वेश्चंस वो तैयार करें, जो आपको समझ में ना आए वो लिखें, जो हमारा ऑनलाइन मीटिंग होगी उसमें फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।